नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके एजुकेशन कोर पर। आज हम बात करेंगे जो पूरा इतिहास आधुनिक भारत की सीरीज चल रही है उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरा आधुनिक भारत का चैप्टर बाई चैप्टर हम डिस्कशन करते जा रहे हैं। तो इसमें लास्ट लेक्चर में हमने रॉलेट एक्ट से लेके पूरा असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि और सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। जब चौरी चौरा घटनाक्रम हो जाता है उसके बाद गांधी जी किस तरीके से आंदोलन को वापस ले लेते हैं। वो एक चौरी चौरा की घटना की वजह से जो कांग्रेस में सारे नेता होते हैं या उस समय पर जितने भी क्रांतिकारी नेता कहिए या राष्ट्रवादी नेता कहिए, सभी जब एक साथ आंदोलन में जुड़े हुए होते हैं और अचानक से एक घटना चौरी चौरा की वजह से जब आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, तब एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कांग्रेस के अंदर कि अब हमें समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो गांधी जी की नीतियां थी उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं। तो उसमें दो दल बन जाते हैं इस तरीके के, जो कुछ तो होते हैं परिवर्तनवादी और कुछ होते हैं जो परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो उसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उनको वहाँ पर जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक अवेलेबल है। तो जो दो दल बने थे, एक तो परिवर्तनवादी और दूसरा था जो परिवर्तन विरोधी था। तो जो परिवर्तनवादी था, जिसका मतलब हम स्वराजियों का तर्क जिसे बोलेंगे, स्वराजी जो चाहते थे कि हम विधान परिषदों में जाएं और वहां पर हम जब चुनकर जाएंगे तो सरकार की जो नीतियां होंगी, जो भारत के खिलाफ किसी भी तरीके से नीतियां बनेंगी, उन नीतियों का हम कड़ा विरोध करेंगे और हम वो बिल पास नहीं होने देंगे। तो इन्होंने एक तर्क दिया कि इनका मानना था, इनका ये मानना कई हद तक ठीक भी था। इन्होंने कहा कि हम विधान परिषदों में जाएंगे और असहयोग आंदोलन को बढ़ावा मिलेगा। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि असहयोग का मतलब क्या है। असहयोग का सीधा सा मतलब है असहयोग, किसी भी बात का सहयोग ना करना। और किसका सहयोग ना करना? ऑब्वियस सी बात है, हम ब्रिटिश सरकार का किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा इनका मानना था। तो इन्होंने इसी को चलते हुए सोचा कि भाई बाहर से तो हमारी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है, हम कितना भी इसका विरोध कर लें, कितनी भी हम देखिए 1905 में स्वदेशी आंदोलन जब हुआ, विदेशी वस्तुओं का कितना बहिष्कार किया गया, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। दमनकारी नीतियां चलाई गई और उनको समाप्त कर दिया गया। तो इस समय पर एक विचारधारा सामने आई। इन्होंने कहा कि हम विधान परिषदों में जाएंगे और वहां पर जो भारत के खिलाफ कोई भी ऐसा बिल हम पास नहीं होने देंगे। तो इनकी एक ऐसी सोच थी। तो इन्होंने ये सोच आगे इसलिए बढ़ाई, इनको लगा कि ये जो असहयोग आंदोलन है ये खत्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा और अच्छे तरीके से बढ़ेगा जब हम बाहर से भी समर्थन नहीं करेंगे चीज़ों का और अंदर जाके हम कानूनी रूप से भी इनके कामों में व्यवधान पैदा करेंगे। ऐसी इनकी सोच थी। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन अब उसमें जो और लोग थे उन्होंने कहा कि अगर सपोज अब जो विरोधी दल था वो कह रहा था कि तुम जितने भी लोग हो अगर अंदर जाओगे तो उससे भी बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इनका एक और तर्क ये था कि अगर मान लिया हमने मतलब कांग्रेस जो बहुत बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस अगर भाग नहीं लेगी, क्योंकि बात ये चुनावों की हो रही थी कि आगे आने वाले समय में जो चुनाव होंगे विधान परिषद के, अगर हम उनमें भाग नहीं लेंगे, ठीक है कांग्रेस भाग नहीं लेगी, तो क्या मुस्लिम लीग और ये हिंदू महासभा या जो अन्य और पार्टियां हैं क्या ये हिस्सा छोड़ देंगी? ये तो भाग लेंगी। और जब अगर ये भाग लेंगी तो वहां पर जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो उस समय पर देश की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही थी वो क्या करेगी? तो उससे क्या होगा, जनता में क्या मैसेज जाएगा और जो छवि होगी वो कितनी धूमिल होती जाएगी। तो हमें तो हिस्सा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग के अपने फैक्टर्स थे। ये इस तरीके की बात करते थे कि जो 1909 का नियम बन के आया था कि भाई मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाएगा, तो ये इस तरीके की विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे थे। तो ये अपने पक्ष रखेंगी और हिंदू महासभा अपने पक्ष रखेगी, तो बाकी जो कांग्रेस है जो पूरे एक देश की पार्टी बन के उभर रही थी उसका क्या होगा? तो इन्होंने सोचा कि अगर इन चीज़ों से हमें बचना है तो हमें विधान परिषदों में अंदर हमें भी भाग लेना होगा। ये इनकी ऐसी सोच थी और ये इन्होंने सामने तर्क पेश किए थे। अब एक चीज़ और थी, इन्होंने क्या सोचा, जो इस समय पर भाग लेना चाह रहे थे चुनावों में, इनका एक और मानना था। इनका मानना था कि एक राजनीतिक संघर्ष के रूप में हम इस मंच को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी फायदे के लिए मतलब जाना चाहते हैं, जो राजनीतिक पार्टी है या उस तरीके से हम जाना चाहते हैं, ऐसा इनका उस समय पर कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। इनका सिर्फ और सिर्फ उस समय पर एक ही मकसद था कि किस तरीके से हम ब्रिटिश विरोधी का जो भारतीय विरोधी कानून है जिनको ब्रिटिश लागू करती है, अपने हिसाब से मनमाना तरीके से पास कर देती है, उनको रोकना था। ये इनका तर्क था।
ये तर्क मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं, इस तरीके, देखिए हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप ये सोचेंगे कि केवल फैक्ट पढ़ लेने से हम क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम, तो ऐसा नहीं होता है। और ये भी एक हिस्ट्री भी एक समझने का सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इतनी सारी चीजें हैं इसमें समझने के लिए। जब आप समझ लेंगे ना एक बार, तो आप हर चीज को एक तरीके से श्रृंखलाबद्ध इसको समझ सकेंगे। और अगर आपने सोचा कि बस मैंने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लिया, असहयोग आंदोलन पढ़ लिया, गांधी इरविन समझौता पढ़ लिया, या पीछे के रॉलेट एक्ट पढ़ लिए, आपने सिर्फ फैक्ट उठा लिए, उससे एक बात बनने की नहीं है। आपको इसे पूरे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से इसे समझना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। हिस्ट्री लोग पता नहीं कहते हैं कि शायद ये बोरियत भरा सब्जेक्ट है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पहली चीज़। दूसरी बात एक और भी है इसमें, मेंस जब आप लिखेंगे ना, अगर आपने हिस्ट्री लिख लिया है तो मेंस में आपके लिए ये बहुत स्कोरिंग तो नहीं होगा, लेकिन ये आपको पीछे भी नहीं रखेगा, ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा। और अगर आप इसमें बिल्कुल निपुणता, जिसे कहते हैं ना, आप हर घटनाक्रम को एक तरीके से समझ लेंगे, क्यों क्या, अगर आपने अपने माइंड में ही तर्क बना लिए, क्यों क्या, किसके कारण, इसके परिणाम क्या क्या हुए, जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर पूरा देखें अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखेंगे कुछ दूसरा पक्ष था। दूसरा पक्ष क्या कह रहा था? वो था परिवर्तन विरोधी। उसकी अलग बात थी। वो अपनी बातों से ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम चुनाव में चले गए तो जो बाहर से हम, इनका एक उद्देश्य था कि हम बाहर ही रह के, हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, हम बाहर ही रहकर एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, जो आगे चल के देखने को मिलती है हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऐसा इनका मानना था। इनका ये मानना था कि अगर हम चुनाव में ध्यान देने लगे तो फिर हम जो मूलभूत हमारी जो मतलब चीज़ें थी वो सब पीछे छूट जाएंगी, मतलब वो उपेक्षित हो जाएंगी। जैसे कि खादी का प्रसार करना, महिलाओं को सशक्त करना, गाँवों को आत्मनिर्भर बनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये सब जो चीज़ें थी ये सब पीछे छूट जाएंगी। और शायद हो सकता है इनके सोचने का तरीका अलग था। अब इनकी एक और चीज़ थी, इन्होंने एक और दिमाग में इनकी बात आई कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग विधान परिषदों में जा रहे हैं बाहर से तो किसी और उद्देश्य से जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये उपनिवेशी शासन के ही समर्थक बन जाए, मतलब ये ब्रिटिश का ही समर्थन करने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा डर था उस टाइम पे, क्योंकि उस समय पर कई ऐसे रजवाड़े या कई ऐसे बड़े लोग थे, जो जमींदार थे, बुजुर्ग वर्ग था, वो कई ऐसे थे कि जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, उनके साथ उठना बैठना, अपने आप को एक रुतबा वाला समझते थे कि हम कितने अच्छे हैं, और कितने, मतलब खुद भारतीयों के साथ वो इतना बुरा व्यवहार करने लगे थे। उनको ऐसा लगता था नहीं, ये तो बिल्कुल निम्न तबके के लोग हैं। तो इनको एक ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो, इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और अगर ये सब बिखर गया और ऐसा हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये उन्हीं की चाटुकारिता करने लगे। तो ये इनका एक यही उद्देश्य था कि हम भाई जनता को बाहर से ही मजबूत करें और एक बड़े और सशक्त आंदोलन के लिए हम तैयार करें। तो ये इनके तर्क थे। लेकिन तर्क जरूर थे दोनों लोगों के अलग अलग, लेकिन फिर भी कांग्रेस ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी दोबारा जो उसने 1907 में सूरत में की थी, जब नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो डाला है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसे देख सकते हैं। तो 1907 की गलती को कांग्रेस दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी, और कहीं ना कहीं सभी नेता जो गांधी जी के चरणबद्ध तरीके से इतने आंदोलन सफल हुए थे सत्याग्रह को लेकर, उसमें गांधी जी का समर्थन करते थे। तो उस समय पर गांधी जी के संपर्क में जो लोग आए, उन्होंने कहा और ये विचारधारा दी कि अगर विदेशी सरकार के सामने, मतलब ब्रिटिश सरकार के सामने हमें मजबूत रहना है, अपने आप को, देखिए जब कोई गृह युद्ध चलेगा तो बाहर के लोग उसे बहुत आसानी से तोड़ सकेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी में एक मतलब समन्वय कह लीजिए या फिर एक अच्छी बंधन नहीं दिखेगा तो फिर क्या होगा, दूसरे आके तो इसे तुरंत तोड़ देंगे। दूसरा कौन था? ब्रिटिश सरकार। तो गांधी जी ने उस समय पर कहा कि अगर हमें विदेशी सरकार के सामने मजबूत होकर खड़े रहना है तो हमें एकता दिखानी होगी, और इसी एकता को दिखाते हुए गांधी जी के नेतृत्व में सभी कार्य करने के लिए तैयार हो गए। कई बार गांधी जी भी पहले इस चीज़ के विरोध में थे कि हम विधान परिषदों में हिस्सा लेने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन बाद में ये हिस्सा लेने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं
कि ठीक है, जो दिल्ली में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 1923 में आयोजन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में स्वराजियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे दी गई। मतलब इतना विचार विमर्श हुआ, दोनों लोगों में मत अलग अलग थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के नेतृत्व में सब नेता गांधी जी के नेतृत्व में ही कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर काम करने का तरीका भले इनका अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य सभी का एक यही है कि किस तरीके से हम भारत को गुलामी की दास्ता से मुक्ति दिलाएं। तो इस तरीके के इन लोगों ने विचार विमर्श किया और फाइनली इनको एक मतलब अनुमति मिल गई कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं चुनाव में भाग लेना तो आप चुनाव में भाग लें। अब चुनाव में जो स्वराज पार्टी बनी, मतलब कांग्रेस की ही पार्टी थी, ये कोई अलग से पार्टी नहीं थी, कांग्रेस खिलाफत पार्टी के नाम से ही इसको जाना गया, अभी देखेंगे आगे। तो स्वराजियों ने जो अपना चुनाव में जो घोषणा पत्र दिया, वो घोषणा पत्र क्या दिया कि इन्होंने अवगत कराया जनता को कि समस्याएं क्या क्या। घोषणा पत्र क्या होता है, जो कमियां होती हैं उनको दूर करने के लिए हम काम करेंगे। आज भी आप घोषणा पत्र अगर देखेंगे किसी भी सरकार का, तो चुनाव जब होता है उसके कुछ दिन पहले वो अपना घोषणा पत्र देते हैं और उसमें बताते हैं कि हम इन कमियां हैं अभी विद्यमान और इन कमियों को हम दूर करेंगे। तो उसी तरीके से जो स्वराजी थे उन्होंने अपनी एक घोषणा पत्र जारी किया और उसमें बताया कि जो ब्रिटिश सरकार है या जो अंग्रेजी सरकार है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि इंग्लैंड के हितों को, जो इंग्लैंड के पक्ष में हित हों या इंग्लैंड के लिए अच्छे हों, हम सिर्फ उन्हीं कामों को पूरा कर रहे हैं। ये उनकी कमी थी ब्रिटिश सरकार की, जिसको हम दूर करेंगे। कौन? स्वराजी। दूसरा इनका ये था कि जो जी भर के संसाधन भारतीयों के लूटे जा रहे हैं, भारत का संसाधन कहते हैं ना, भारत पहले सोने की चिड़िया था, इस तरीके से जब बंगाल को खूब जी भर के लूटा, तो उसी तरीके से कहा गया कि भारतीयों के संसाधन को ये जी भर के लूट रहे हैं, उसको भी हम जो इस तरीके के बिल आएंगे उन तरीकों को भी हम पास करने में व्यवधान पैदा करेंगे और उन्हें रोकेंगे। इनका एक बताया कि ब्रिटिश और क्या चाहती है, भारतीय जनता को हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है कि भाई पूरे टाइम तुम सिर्फ गुलामी ही करोगे। तो एक और था, स्वशासन की मांग के लिए विधान परिषद में आवाज उठाएंगे। इनका कहना था कि बाहर से तो हम इतने सारे आंदोलन बहिष्कार सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजे और परिणाम सामने उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि विधान परिषदों में जाके हम इस आवाज को और बुलंद करेंगे और उठाएंगे। और सरकारी नीतियों से, जितनी भी सरकारी नीतियां हैं जो भारत के पक्ष में नहीं होंगी, जो ब्रिटिश सरकार नीतियां बनाएगी, उन सभी से हम भारतीय जनता को अवगत कराएंगे। मतलब अंदर क्या हो रहा है, जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे सिस्टम में, कोई भी सिस्टम है, अगर आप उसमें अंदर नहीं जाएंगे तो आपको क्या पता होगा कि क्या चल रहा है। जो बाहर आपके सामने प्रत्यक्ष होकर आ जाएगा, आपको वही लगेगा कि हाँ यही सही है। तो इन्होंने कहा कि जो अंदर की भी नीतियां हैं उनके बारे में भी हम भारतीय जनता को अवगत कराएंगे। इसके बाद क्या होता है कि नवंबर 1923 में चुनाव संपन्न हुए। आगे आने वाले समय में चुनाव हुए, क्योंकि चुनाव के हिस्सा लेने के लिए इनको परमिशन मिल गई थी। अब चुनाव हुए 1923 में, जिसमें स्वराज पार्टी ने बहुत बहुमत प्राप्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इम्पॉर्टेंट मतलब इसे कहेंगे कि हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत उठते हैं, प्री में भी उठते हैं और कई बार मेंस में भी उठ सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चाहे तो आप इसे कहीं नोट्स बना के लिख लीजिए, और अगर आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से इसको कहीं पर भी आप लिखिए ज़रूर। जितना आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम निकालना आसान होगा और लास्ट मोमेंट पर आप इसे बहुत आराम से रिवाइज कर सकेंगे। हुआ क्या था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाते हैं कि कितनी सीटों में से भारतीय कांग्रेस ने जीती थी। तो 101 सीटों में से जो सीटें जीती थी, 42 सीटों पर मतलब जो स्वराज पार्टी थी वो आई थी। स्वराज पार्टी की बात देखिए, 6 महीने पहले पार्टी बनी है और इसने कितना मतलब कितने बड़े एरिया में इसने जीत हासिल की। तो ये एक उस समय पर बहुत बड़ी जीत थी। हालांकि 50% से कम थी, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी जीत थी। उस समय पर मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। ये पूछा जाता है कि कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा या किस तरीके से हुआ था, तो उसमें कहाँ कहाँ पर कांग्रेस कितने कितने दल के ऊपर मतलब किस दल के रूप में उभरी थी और कितना उसे कहाँ कहाँ पर पूर्ण बहुमत मिला था। तो जानिए, देखिए, मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला था, जबकि बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और उत्तर प्रदेश तथा बंबई में भी इसने अच्छी सफलता हासिल की थी। यह दल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन हर दल की एक कहते हैं ना कि जब तक बहुत लोग उससे जुड़े नहीं होंगे, विचारधारा सेम नहीं होगी, और तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकती है। वही शायद इस स्वराज पार्टी के साथ भी हुआ।
क्योंकि स्वराज पार्टी के साथ समस्याएं ये आ गई थी कि उनके अपने ही दल के लोग उतना उसका समर्थन नहीं कर रहे थे। तो जब ये अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन 1924 के अंत तक इसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। और इसका एक मुख्य कारण ये था कि विचारधारा, मैंने बताया, अलग होना और सांप्रदायिक दंगे भी, इस तरीके की मतलब अलग अलग घटनाएं होने लगी, लोग हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें सामने आने लगी थी। और इसमें एक और ऊपर से बड़ी घटना हो जाती है 16 जून 1925 को। ये भी पूछा जाता है कि सी.आर. दास की मृत्यु कब हुई थी, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि ये इसके संस्थापक थे। तो 16 जून 1925 को सी.आर. दास की मृत्यु से एक और बड़ा झटका लगता है। पार्टी सोचो जिसने खड़ी की हो और वैसे ही इतने विरोधाभास में खड़ी हुई थी, और फिर उसके बाद एक उसका महत्वपूर्ण नेता जब खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद ये पार्टी वैसे ही बहुत धूमिल हो चुकी थी। आगे मार्च 1926 में दोबारा चुनाव होते हैं, 23 के बाद दोबारा 26 में चुनाव होते हैं, जिसमें ये कोई भी अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। और अंत में 1930 के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के छिड़ने के कारण विधानमंडल का दामन ये लोग छोड़ देते हैं। मतलब अब ये सोच के ना छोड़ देते हैं कि अब हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके की पूरी एक पार्टी किस तरीके से बनी, कितने चरम पर पहुंची, कितना अच्छा इसने प्रदर्शन किया, लेकिन आंतरिक कमियों की वजह से ही ये पार्टी आगे ज़्यादा नहीं चल पाई। अब इसकी हम फिर भी उपलब्धियां देखते हैं कि स्वराज पार्टी की क्या उपलब्धियां रही। हर चीज़ की कुछ ना कुछ नुकसान और कुछ ना कुछ फायदे अवश्य होते हैं। तो वही था, स्वराज पार्टी की कुछ उपलब्धियां भी रही थी। कमजोरियां तो आपको समझ में ही आ रही हैं, तो उपलब्धियां भी देखेंगे। सरकारी बिलों को कई बार पास करने में इसने अवरोध पैदा किया। क्या पैदा किया? अवरोध पैदा किया। जैसे कि बजट पर सरकार के विरोध में मतदान किया था। दूसरा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मैंने इसीलिए इसे नीले कलर से कर रखा है। 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। ये भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। 1928 के सार्वजनिक सुरक्षा बिल पर भी सरकार की पराजय हुई थी। कैसे? 1928 में एक बिल लाया गया था। बिल क्या था कि सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान कर दी गई थी, मतलब उन्होंने ले रखी थी कि उसमें प्रावधान था कि गैर भारतीयों को कभी भी हम भारत से बाहर निकाल सकते हैं, उस भारतीय को जिसने स्वतंत्रता संग्राम का समर्थक हो, मतलब वो स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो, उसको हम निकाल देंगे। तो स्वराजियों के कारण ही, जो ये पार्टी थी, इसी के कारण, जो स्वराजी थे, इनके कारण विरोध किया गया और ये बिल पारित नहीं हो सका। अगर आप कभी मेंस लिखते हैं और स्वराज पार्टी की उपलब्धियां आपसे पूछी जाती हैं, तो उपलब्धियों में आप इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे जरूर दे सकते हैं कि उन्होंने कौन से बिल का विरोध किया था जिसकी वजह से वो बिल पास नहीं हो सका था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब था क्या, राष्ट्रीय आंदोलन भी जब धीमा पड़ रहा था, जब मतलब क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ, सहयोग आंदोलन को स्थगित करने की बात आ गई, उसके बाद दो गुट बन गए कि एक विरोधी और एक समर्थक में कि हम विधान परिषदों में जाएंगे, एक कह रहा था कि हम विधान परिषदों में नहीं जाएंगे, हम बाहर से समर्थन देंगे। तो इस तरीके की जब सिचुएशन आ रही थी, सब छिन्न भिन्न हो रखे थे, सब अपनी अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तभी उस समय पर एक ऐसी पार्टी बनी जिसने इतना चुनाव में हिस्सा लिया। लोग, जब आप एक सोचिए ना, एक पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लेके ये दिखा दिया कि हम मजबूत हैं और हम कांग्रेस, जो विदेशी सरकार है, हम उसको अंदर से और बाहर से दोनों जगह से खोखला कर सकते हैं अगर हम एकता के साथ चलेंगे तो उसी समय पर यही हुआ था कि जब आंदोलन धीमा पड़ रहा था तो स्वराज पार्टी ने एक बहुत अच्छी गति प्रदान की थी। अब हम जान लेते हैं कि स्वराज पार्टी की कमियां क्या थी। स्वराज पार्टी की कमियों में एक बात करेंगे तो एक ये सांप्रदायिकता की बात आती है, इसके बारे में हम पूरा चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे। सांप्रदायिकता का सीधा सा मतलब होता है कि एक विशेष वर्ग के हित अलग हैं और एक दूसरे विशेष वर्ग के हित अलग हैं और वो किसी भी सिचुएशन में दोनों साथ नहीं रह सकती। जैसे आज ही हम कहते हैं कि सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग तरीके की विचारधारा के लोग हैं और अलग अलग वो लोग अपने हितों को समझते हैं। एक कम्युनिटी कहती है कि हमारे हित अलग है जो तुमसे बिल्कुल अलग है, दूसरी कम्युनिटी कहती है हमारे हित अलग है जो आपसे बिल्कुल अलग है। इसी की वजह से जो पूरा संप्रदाय के शब्द है, इसी की वजह से तो पूरा ये विभाजन हुआ भारत का। तो ये सारी चीजें, ये इसी चीज को स्वराज पार्टी शायद उस समय पर नहीं समझ पाई और अपने ही सहयोगी, मैंने बताया कि जो इसके खुद के अपने सहयोगी थे, वो समय समय पर जब जरूरत थी जब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इस पार्टी को थोड़ा मजबूत बनाने की, तो उस समय पर उन लोगों ने इसको सहयोग प्रदान नहीं किया। अब देखते हैं कि परिवर्तन विरोधी थे, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही। इनकी भी उपलब्धियां ये थी कि इन्होंने पूरे देश में
देखिए कितना अच्छा काम चल रहा था। एक तो अगर ये समन्वय तरीके से चलता और दोनों लोग मिलकर अगर सामंजस्य से करते, बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं होता। तो एक सोचिए, एक मतलब विधान परिषदों के अंदर एक पार्टी है सेम पार्टी, पर वो विधान परिषदों के अंदर अपना कार्य कर रही है और दूसरी पार्टी अलग काम कर रही है जो जमीनी स्तर पे काम कर रही थी, जो कि गांधी जी की एक मेन उद्देश्य था कि इस तरीके से भारत को हम आगे जाकर विजित करेंगे और भारत को इस तरीके से हम स्वतंत्र करा पाएंगे। तो वही था कि पूरे देश में जो परिवर्तन विरोधी थे, उन लोगों ने जो पुरानी रीतियां चली आ रही थी उन्हीं को मानते थे ये। तो इन्होंने क्या किया, पूरे देश में सैकड़ों आश्रमों की स्थापना की, कई आश्रम बनाए गए, अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोले गए। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान से मतलब है, मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बताया है कि जहां पर भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब ऐसी शिक्षा जो सिर्फ दिखने में, विदेशी क्या चाहते थे, वो जो स्कूल कॉलेज या बड़े बड़े जितने भी यूनिवर्सिटी चलाते थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पर जो भारतीय हैं शिक्षा यहाँ से प्राप्त करें, जो हम चाहेंगे हम वही पढ़ाएंगे और हम एक ऐसे वर्ग का उदय करेंगे भारत में रहकर ही। क्योंकि देखिए, जब भी वो यहाँ पर शासन कर रहे थे भारत में या कहीं पर भी किसी और कंट्री में करते थे, तो ऐसा तो होता नहीं था कि वो अपनी पूरी जनता बाहर लंदन से ही लेके जाएंगे। तो वहीं पर उसी वर्ग के साथ वो चाहते थे कि दिखने में भारतीय हूँ, लेकिन पूरी तरीके से हम इन्हें बदल देंगे, सोच से, काम से, तरीके से, पहनने ओढ़ने, हर तरीके से हम इनमें बदलाव लाएंगे और हम इन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। तो वही था। तो इसके विरोध में जो गांधी जी थे, उन लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोले जाए। तो कई तरीके के राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोले गए जहां पर भारतीय विद्यार्थियों को औपनिवेशिक सत्ता के विरोध में मतलब विरुद्ध शिक्षा दी जाती थी, कि जैसी शिक्षा वो देते थे हम वैसी नहीं देते थे, भारतीय शिक्षा को इसमें आगे बढ़ाते थे। और एक और चीज थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए, जो हिंदू मुस्लिम की एकता थी उस पर भी काफ़ी काम किया गया और छुआछूत उन्मूलन को भी घटाया गया। मतलब इसके ऊपर भी काम किया गया जमीनी स्तर पर, क्योंकि भारत में आप पढ़ेंगे, जब बहुत प्राचीन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, देखेंगे धीमे धीमे बहुत ज़्यादा भारत में कुरीतियाँ व्याप्त थीं। इतने जो आंदोलन चले हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, इसी वजह से तो चले हैं कि भारत की जो कुरीतियां हैं, जो समाज में इतनी व्याप्त कुरीतियां हैं कि छुआछूत है, लोग घरों में इस तरीके से रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी कि समाज में कितनी व्याप्त कुरीतियां थी, सती प्रथा थी और एक तो कहने को बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त थी। तो इनमें जो छुआछूत उन्मूलन था, इसका भी, इसके स्तर पर भी काम किया गया कि इसको भारतीय जो हमारी राजनीति है या भारतीय समाज में हमें से किस तरीके से दूर किए जाए। और एक था कि भाई मद्यपान का जो भी नशीले पदार्थ हैं, इसमें मद्यपान, शराब कह लीजिए, विदेशी कपड़े या जो मद्यपान है, शराब है, जो ब्रिटिश की किसी भी तरीके से चीज़ें थी, उन सभी का विरोध किया गया और उन सभी का बहिष्कार किया गया। इन सभी चीज़ों से पूरा एक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका पूरा एक आधार तैयार कर दिया गया था। क्या तैयार कर दिया गया था? पूरा एक आधार तैयार कर दिया गया था। आगे पढ़ेंगे जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, पूरा देखेंगे कि किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कार्य करता है। तो ये पूरी चीज़ें थी। इसके बीच में ही ये सारे काम एक अलग चल रहे थे। इसके बाद ये घटना आती है जो क्रांतिकारी घटना होती है, और उसमें साइमन कमीशन भी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय को इतनी ज़्यादा लाठियाँ से उन पर प्रहार किया जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर कुछ क्रांतिकारी नेता जो होते हैं, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ये सारे नेता मिलके उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो अगला जो लेक्चर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी नेताओं क्रांतिकारी के बारे में, पूरी जानकारी उनके बारे में लेंगे कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया। और ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पूरा PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। और मेरी फिर से आपसे एक यही गुजारिश है कि आप अगर चाहें तो नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो लोग भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो करंट अफेयर को भी अच्छे से पढ़ते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। उससे आपको खुद ही फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।